अब आप लोग के समक्ष पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता के वीडियो लेकर उपस्थित हो चुका हूं। कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी के छात्र एवं छात्राओं, मां शारदे के चरणों में आचार्य देवेंद्र कुमार पांडे का दिल की गहराइयों से नमन है। अब आप लोग के समक्ष पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता के वीडियो लेकर उपस्थित हो चुका हूं। पावस ऋतु मंडलाकार पर्वत अपार, गिरी का गौरव उड़ गया, ये हमारी विशेष सूची है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। आपको पता ही होगा, कवि कहता है कि पावस ऋतु थी, वर्षा का मौसम था। पर्वत, वह जो प्रदेश है पर्वतों से घिरा हुआ था, वर्षा ऋतु थी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। आपको बता देना चाहता हूं कि जिस कवि ने इस कविता को निर्मित किया है, इस कविता की रचना की है, प्रकृति की गोद में ही पैदा हुआ है, पल कर बड़ा हुआ है, तो प्रकृति के प्रति उसका मोह तो होना ही है, और अथाह मोह जिसको हम नाप नहीं सकते। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। वह ऐसा क्षेत्र था, वह ऐसा प्रदेश था, पर्वतों से घिरा हुआ है, जहाँ पे वर्षा ऋतु थी, और पल पल, हर पल जो पलक गिरती है ना, उसको हम एक पल बोलते हैं। एक बार जो पलक गिरती है तो एक एक पल में प्रकृति का रूप परिवर्तित हो जाता था। कैसे होता था? जब बादल घिरते थे, घनघोर बादल जब घिर जाते थे तो धुंध छा जाता था, बरसात भी होने लगती थी, गीलापन महसूस होता था। लेकिन वही जो बादल उड़ जाते थे तो पूरा प्रदेश चमकने लगता था सूरज की रोशनी से। तो पूरा का पूरा प्रकृति को परिवर्तित करने का श्रेय किसको जाता है? बादलों को। आगे देखिए, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दिग सुमन फाड़। मेखला कार का मतलब होता है करधनी के आकार का, मंडलाकार, गोल गोल आकार का। बहुत बड़ा एक पर्वत था, अपने सहस्त्र दिग सुमन फाड़। और ऐसा पर्वत था जहां पर पेड़ पौधे, वनस्पतियां, हरियाली, खूबसूरती अच्छी तरह से भरी हुई थी। पुष्प खिले हुए थे, हजारों पुष्प जो मन को मोहित करने वाले थे। तो अपने सहस्त्र दिग सुमन फाड़। अब शब्दार्थ देखिए, मेखलाकार का मतलब मैंने बता दिया, मंडलाकार या गोलाकार का या करधनी के आकार का। अपार का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा। पर्वत का मतलब पर्वत। सहस्त्र का मतलब होता है हजारों। दृग सुमन, दृग का मतलब आंखें होती है, और सुमन का मतलब पुष्प, यानी पुष्प रूपी आंखों से। फाड़ का मतलब देखना, आंखें यूं फाड़ कर नहीं देखते हैं, उसको बोलते हैं फाड़ कर। और लोक का मतलब होता है देखना। बार बार का मतलब होता है बार बार, यानी बार बार, ये पुनरुक्ति अलंकार है। अच्छा, एक चीज और बता दो, इस कविता में मानवीकरण अलंकार ठूस ठूस कर भरा गया है। मानवीकरण अलंकार के भरमार है इसके अंदर। मानवीकरण अलंकार उसको कहते हैं जो प्रकृति की हर चीजों को मनुष्य की भांति दर्शाया जाए। पर्वत को मनुष्य की भांति दर्शाया जाएगा, पुष्प को भी, वहां के तालाब को भी, तालाब के पानी को भी, झरनों को भी। झरना भी मनुष्य के रूप में गाता हुआ नजर आएगा। बादल इधर से उधर भाग रहे हैं, यानी हर पंक्ति में मानवीकरण अलंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। ठोस ठोस कर हम नहीं कहेंगे, कूट कूट कर शब्दों का प्रयोग करेंगे। नीचे जल में निज का मतलब अपना, और महाकार का मतलब बड़ा आकार। पहाड़ का बड़ा आकार होता ही है। जिसके चरणों में पला
ताल, ताल का मतलब तालाब होता है, यानी तालाब का निर्माण हुआ, पला का मतलब निर्माण हुआ है। दर्पण, दर्पण बोलते हैं शीशे को। विशाल का मतलब बहुत बड़ा। दर्पण जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं ना, सूरत देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, उसको हम बोलते हैं दर्पण। अब समझिए इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि मेखलाकार पर्वत अपार, जो पर्वत था मेखला के आकार का था, करधनी के आकार का था। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, और वह पर्वत एक मनुष्य की भांति दर्शाया गया कवि के माध्यम से। वह पर्वत अपने सहस्त्र हजारों पुष्प रूपी आंखों से, जो पुष्प खिले हुए हैं ना, लग रहा है कि उस पर्वत की आंखें हैं, हजारों पुष्प। तो पुष्प रूपी आंखों से, हजारों पुष्प रूपी आंखों से आंखें फाड़ फाड़ कर अपनी खूबसूरती को पर्वत देख रहा है। कहाँ देख रहा है अभी मैं आगे बताऊंगा। अवलोक रहा है, बार बार देख रहा है अपनी खूबसूरती को। नीचे जल में जलने निज महाकार, जो नीचे जल है, जल कहाँ है? उसके पैरों के नीचे, जिसके चरणों में पला ताल, यानी तालाब है, और तालाब में पानी भरा हुआ है और स्वच्छ पानी है। दर्पण सा चमक रहा है पानी, दर्पण सा बिल्कुल स्वच्छ पानी है। जैसे हम शीशे में अपनी शक्ल देख सकते हैं, उसी प्रकार से पानी में भी अपनी शक्ल देख सकते हैं। इतना स्वच्छ पानी है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार हुई कि जो पर्वत मेखलाकार है, अपने हजारों पुष्प रूपी आंखों से अपनी खूबसूरती, अब पहाड़ की खूबसूरती क्या है? पेड़ है, पौधे हैं, पुष्प हैं, झाड़ियां हैं, हरियाली है, खूबसूरती है, बहुत खूबसूरती है वहां पे। उस खूबसूरती को पर्वत, नीचे जो तालाब है, तालाब कैसे हो गया? तो ऊपर के झरनों के माध्यम से जो पानी बह के आया था, वह पर्वत के नीचे इकट्ठा हो गया था, एक तालाब का रूप धारण कर लिया था। तो उस तालाब में यानी दर्पण रूपी पानी में अपने शकल को, अपनी खूबसूरती को पर्वत निहार रहा है। अब देखिए पर्वत अपनी खूबसूरती कैसे देखेगा? इसलिए देखेगा कि कवि ने उसके अंदर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। मानवीकरण बता दिया, जिसमें प्रकृति की हर चीजों को मनुष्य के रूप में दर्शाया जाए। यहाँ पर देखिए जो पुष्प बना हुआ है, हमारी ड्राइंग इतनी अच्छी है कि आप समझ सकते हैं देख करके। ये पुष्प रूपी आंखें बनी हुई है, और यहाँ की खूबसूरती देखिए। ये पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, पुष्प खिले हुए, नीचे तालाब है। इस तालाब में अपनी शक्ल को, अपनी खूबसूरती को, बताइए इतनी खूबसूरत दृश्य है तो देखेगा ही पहाड़। कवि ने जो इस पहाड़ नहीं पर्वत, कवि ने मनुष्य के रूप में जो इसका मानवीकरण किया है, यथार्थ है यार। देखिए ना क्या खूबसूरती है। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो पंक्तियां हैं, इसमें पर्वत को मनुष्य के रूप में मानवीकरण अलंकार से सुशोभित किया गया है, जो कि अपनी पुष्प रूपी आंखों से अपनी सारी खूबसूरती को, जो विशाल पर्वत है, नीचे जल में निज महाकाश, जो उसका जो विशाल शरीर है पर्वत का, उस पर्वत और जो खूबसूरती है उसकी, सबको दर्पण रूपी पानी में, यानी पानी जो है ना, पानी में, इस जल तालाब का जो पानी है, तो पानी रूपी दर्पण में अपने शकल को, खूबसूरती को निहार रहा। इस वीडियो को बड़े प्यार से देखेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे धन्यवाद के साथ, प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.